नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर क्लास में आप सबका स्वागत है। हम लोग देखेंगे आज क्या क्या घटित हुआ जो उन महत्वपूर्ण सवालों को जो यूपीएससी स्टेट पीसीएस में आने की संभावना बहुत हद तक बनी रहती है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या रहा है महत्वपूर्ण सवाल। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम सत्यापन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। आइए हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं क्या रहा है। देखिए, हुआ है क्या, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया है ईवीएम को लेके, तो इस पे अभी थोड़ा चर्चा में आ गया है। तो हम लोग देख लेते हैं आखिर क्या रहा है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सत्यापन के लिए ईवीएम में डेटा को पुनः लोड करने की अनुमति दी है? बिल्कुल भी नहीं। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि एक इंजीनियर प्रमाणित करेगा कि माइक्रोचिप से छेड़छाड़ नहीं की गई। इसका सही आंसर ऑप्शन 2। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि इंजीनियर प्रमाणित करेगा कि माइक्रोचिप से छेड़छाड़ नहीं हुआ है। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि आखिर मामला रहा क्या जो इस सुर्खियों में आ गया है। तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने मांग की है कि ईसीआई से कि ईवीएम की बर्नट मेमोरी और सिंबल लोडिंग यूनिट्स की जांच की अनुमति मांगे हैं। तो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि बर्नट मेमोरी क्या है जिसको लेके जांच में आया है। तो बर्नट मेमोरी ईवीएम के ऐसा डेटा को सुरक्षित रखता है जिसे डिलीट नहीं किया जा सकता है, या फिर उसमें अगर छेड़छाड़ यानी छेड़खानी अगर होती है तो वह उसे दोबारा लाना बहुत ही मुश्किल है, दोबारा लाना संभव ही नहीं है। प्रभावित चरण को पूर्ण की मेमोरी में अस्थायी रूप से वह डिलीट हो जाती है या फिर अस्थायी रूप से बनी रहती है। अगर छेड़छाड़ होती है तो अस्थायी रूप से डिलीट हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, न्यायालय ने निर्देश जारी किया कि इंजीनियर प्रमाणित करेगा कि माइक्रोचिप से छेड़छाड़ नहीं हुई है। नेक्स्ट, पेरिस में भारत की सह अध्यक्षता में आयोजित एआई एक्शन समिट 2025 का मुख्य फोकस क्या था? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पेरिस एआई समिट में गए थे। हमने आपको कल कहीं क्लास में समझाया था। जो लोग कल नहीं आ पाए थे उनके लिए थोड़ा सा हम बता देते हैं कि एआई समिट जो कि फ्रांस में होने जा रहा हुआ है कल, और उसमें अध्यक्षता इमैनुअल मैक्रों जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं कर रहे हैं, वही भारत को सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो भारतीय सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गए थे। अब मोदी जी वहाँ से अमेरिका की यात्रा पे निकले हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर अमेरिका की यात्रा वाले हम लोग कल समझेंगे। वैश्विक निगरानी में एआई की भूमिका, एआई की नैतिक शासन व्यवस्था और ग्लोबल साझा के लिए इसकी पहुंच, सैन्य अनुप्रयोग के लिए एआई को नियमन, एआई संचालित हथियार प्रणालियों का विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एआई की नैतिक शासन व्यवस्था और ग्लोबल साझा के लिए इसकी पहुंच। हमने एआई के विषय में कल आपको ब्रीफ से बताया था कि एआई को लेके क्या भी समस्या आ गया। तो एक्चुअली हुआ है क्या, अमेरिका हो, चीन का जो डीप सीक है, इसको लेके अमेरिकी सरकार ने एआई को डीप सीक पे बैन लगा दिया, न कि एआई पे बैन लगा दिया। वहीं ऑस्ट्रेलिया भी अमेरिका को देखते देखते और ताइवान ने भी डीप सीक पे बैन लगा दिया है। वहीं भारतीय सरकार अर्थात वित्त मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है कि कोई भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण डेटा हो तो डीप सीक का उपयोग नहीं करे। ओनली डीप सीक ही नहीं बल्कि बोला यह गया कि कोई भी एआई का उपयोग अभी नहीं करे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एआई को लेके अभी उतना सुरक्षित डेटा नहीं माना जा रहा है। तो इस पर अभी ढेर सारा चर्चा भी जारी रहेगा, क्योंकि अभी एआई अभी सुर्खियों में आ ही रहा है और एआई अभी डेवलप ही हो रहा है। तो जैसे जैसे आएगा हम लोग इस पर निरंतर अपडेट देते रहेंगे। नेक्स्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा निलंबित नहीं होगा भाई, अमेरिकी सरकार द्वारा निलंबित किया गया फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट मुख्य रूप से किस उद्देश्य से बनाया गया था? देखिए, अमेरिका में कॉरपोरेट धोखाधड़ी को रोकना, बिल्कुल नहीं। देखिए, अमेरिका में कॉपरेटिव धोखाधड़ी को रोकने से इससे कोई मतलब नहीं है।
व्यावसायिक सौदों को सुरक्षित करने के विदेशी अधिकारी को रिश्वत देने पर प्रतिबंध लगाया। बिल्कुल सही बात है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यावसायिक सौदों को सुरक्षित करने के लिए विदेशी अधिकारियों को रिश्वत देने पर प्रतिबंध लगाना। देखिए एक्चुअली हुआ में क्या था कि जब अमेरिका के सरकार यानी राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडन जब थे प्रधान राष्ट्रपति के रूप में, तो उन्होंने क्या किया था कि एक्ट के तहत हवाला देते हुए गौतम अडानी पे मानहानि का केस लगाया था। मानहानि का बोले या फिर बोले तो इस एक्ट इसका काम ही है FCPA एक्ट के तहत गौतम अडानी पे एक्ट लगा दिया था, जिसके तहत गौतम अडानी को ढेर सारा पैसा डूब गया था। आप सोच रहे हैं कि एक्ट लगाया क्यों? वो इसलिए लगाया था क्योंकि गौतम अडानी जी के द्वारा बोला गया था कि जैसे ही राष्ट्रपति जो बाइडन हटेंगे और ट्रंप आएंगे, हम अमेरिकियों को 50,000 अमेरिकियों को रोजगार देंगे। इस बात को लेके जो बाइडन भड़क गए थे और FCPA एक्ट के तहत उन पे हवाला देते हुए उनको हवाला दे के फंसाया गया था। और जैसे ही अभी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, उन्होंने क्या किया है कि FCPA कानून को ही रद्द कर दिया। कल ही उन्होंने इस कानून को रद्द कर दिया, जिसके तहत अब कोई भी इन्वेस्टमेंट आसानी से कर सकता है USA में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यावसायिक सौदों को सुरक्षित करने के लिए विदेशी अधिकारी को रिश्वत देने से प्रतिबंध लगाना। नेक्स्ट, ट्रंप की टैरिफ नीति के प्रभावों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। देखिए हमने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि ट्रंप सरकार ने कनाडा, मैक्सिको, चीन पे टैरिफ लगाया था और हाल ही में पता चला है कि ट्रंप ने एल्युमिनियम और लोहा पे भी टैरिफ लगा दिया है। उन्होंने एल्युमिनियम और लोहा पे 25% टैरिफ लगा दिया है। तो इससे भारत को क्या घाटा होगा? वो एक्चुअली भारत सरकार भी एल्युमिनियम और लोहा को एक्सपोर्ट करता है अमेरिका में, तो इससे भारत सरकार को घाटा होने की उम्मीद है, लेकिन उतना भी बृहद रूप से नहीं होगा जितना मेक्सिको और कनाडा को होगा। तो हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। इन टैरिफों के कारण अमेरिका के विनिर्माण क्षेत्र में नौकरियों की हानि हुई है। देखिए नौकरी की हानि हुई है ऐसा तो अभी तक कुछ नहीं है। देखिए एक्चुअली हुआ क्या है कि जब टैरिफ नीति लागू कर दिया गया है तो अमेरिका जो है सो अब इम्पोर्ट कर नहीं पा रहा है कच्चे माल को, जो फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो उसके यहाँ का उद्योग में जो भी मैन्युफैक्चरिंग सामान होता था वो प्रोडक्शन रुक गया है। वो इसलिए रुक गया है क्योंकि वो तो इम्पोर्ट कर नहीं पा रहा है और उसके यहाँ तो अभी उद्योग जो भी फर्स्ट उद्योग होता है यानी जो शुरुआती उद्योग होता है यानी पहले चरण का, वो उद्योग तो है नहीं। तो वो जब उद्योग बनाएगा तब तक तो यहाँ पे फैक्ट्री रुका रहेगा। तो इसके लिए जो है वहाँ पे जो अभी फैक्ट्री रुक गया है तो उसमें तो कर्मचारी रुक चुके हैं, यानी कर्मचारी वर्कर जो भी लेबर है वो तो काम पे अभी आ नहीं रहे हैं। तो इससे जो है सो विनिर्माण क्षेत्र में नौकरियों की हानि हुई है। देख लेते हैं दूसरा, इन टैरिफों से इनपुट लागत बढ़ने के कारण मुद्रास्फीति बढ़ी है। बिल्कुल सही बात है, इसका हो जाएगा सभी ऑप्शन डी। देखिए इन्फ्लेशन के विषय में हमने आपको पहले ही बताया था कि जैसे ही मार्केट में कोई भी सामान अगर कम आएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा अगर लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा। एक्चुअली मान लीजिए एक उदाहरण से समझ लेते हैं, कोई भी मान लीजिए 100 रुपये का सामान है और 4-5 लोग यहाँ पे खरीदार है, तो क्या इन्फ्लेशन यहाँ पे इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है हम वो समझ लेते हैं। 4-5 लोग खरीदार है और एक ही सामान है 100 रुपये का, तो लोग कहेंगे 100 रुपये का सामान हम 110 में दे देंगे, कुछ लोग कहेंगे हम 115 में दे देंगे। तो जिसके पास मैक्सिमम पेमेंट रहेगा वो सामान ले लेगा। इसी से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है क्योंकि वो प्रोडक्ट वास्तव में 100 का था लेकिन लोग 120 तक ले जा रहे हैं, तो सबके पास तो उतना पेमेंट होगा नहीं। तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है। नेक्स्ट, पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 का मुख्य फोकस क्या है? देखिए पेरिस समझौते की बात कर रहा है तो हम लोग देख लेते हैं आखिर क्या रहा है खास। विकसित देशों के कार्बन उत्सर्जन को विनियमित करना, बिल्कुल भी नहीं। देशों के बीच कार्बन क्रेडिट के हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाना, बिल्कुल सही बात है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देशों के बीच कार्बन क्रेडिट के हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाना। नेक्स्ट, भारत में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम शुरू करने का उद्देश्य क्या है? आइए देख लेते हैं। कार्बन कराधान के माध्यम से राजकोषीय घाटे को कम करना, एकदम भी नहीं। उद्योगों को उत्सर्जन में कमी के लिए कार्बन क्रेडिट का व्यापार करने में मदद करना, बहुत हद तक सही है।
जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली संयंत्रों को परमाणु ऊर्जा से बदलना, एकदम नहीं। नवीकरणीय ऊर्जा में विदेशी निवेश को प्रतिबंधित करना, ऐसा भी नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, उद्योगों को उत्सर्जन में कमी के लिए कार्बन क्रेडिट का व्यापार करने में मदद करना है। नेक्स्ट, कर्नाटक में कावेरी 2.0 पोर्टल खबरों में क्यों था? देखिए, कर्नाटक में हुआ क्या एक्चुअली में, पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण मामले के कारण, एआई संचालित बॉट्स द्वारा साइबर हमले के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एआई संचालित बॉट्स द्वारा साइबर हमलों के कारण। देखिए, कर्नाटक में एक्चुअली हुआ क्या है कि वहाँ पे जो भी जमीन से संबंधित काम होते हैं, जैसे कि राज्य में संपत्ति के लेन देन और पंजीकरण को लेके, तो उस पर साइबर हमला देखा गया। और साइबर हमला साधारण नहीं देखा गया, वो भी एआई के द्वारा साइबर हमला को देखा गया है, जिसके तहत जो भी संपत्ति में होता था, जैसे कि पंजीकरण, वो कार्य रुक गया और वो वेबसाइट ही का पूरा क्रैश कर गया, पोर्टल ही पूरा का पूरा क्रैश कर गया। इस पर सरकार ने आपत्ति जताई और इस पर जांच बहुत तेज़ी से बैठा दी है, और तो पता चला कि एआई द्वारा कार्य किया गया। तो एआई का तो पता नहीं कहाँ पे चला, तो इसको ध्यान रखते हुए सरकार अभी कार्य कर रही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, एआई संचालित बॉट द्वारा साइबर हमलों के कारण। नेक्स्ट, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण रणनीति में क्या शामिल है? देखिए, भारत की ऊर्जा संक्रमण की बात कर रहा है, तो हम लोग देख लेते हैं क्या कारण रहा है। कोयला आधारित बिजली उत्पादन पर पूर्ण प्रतिबंध, ऐसा बात नहीं। हम लोग कोयला पे भी लगभग 70% इस पे अवेलेबल है, तो पूर्णतः प्रतिबंध लगा जाएगा तो भारत में ऊर्जा को लेके क्रैश ही हो जाएगा। अभी उतना ऊर्जा हम लोग के पास है नहीं। ग्रीन हाइड्रोजन सतत विमानन ईंधन में निवेश बढ़ाना, बिल्कुल सही बात है। सरकार का लक्ष्य है अब कि ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देना, नवीकरणीय ऊर्जा पे फोकस करना, सरकार का यही लक्ष्य है, क्योंकि 2070 तक हम लोगों को कार्बन न्यूट्रल भी होना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, COP 29 के तहत न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, COP 29 में क्या मुख्य फोकस रहेगा, उस पर हम लोग देख लेते हैं। विकासशील देशों को जलवायु वित्त प्रदान करना, बिल्कुल सही बात है। इसका आंसर हो जाएगा विकासशील देशों को जलवायु वित्त प्रदान करना। देखिए, एक्चुअली होता क्या है, COP में यही रखा जाता है कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए। तो इस पे ध्यान में रखते हुए होता क्या है कि जो भी विकसित राष्ट्र है, वो तो पहले कोयला बहुत प्रदूषण जला चुके हैं, कोयला हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, इतना जला जला के वो लोग तो विकसित हो चुके हैं। वही विकासशील देश तो अभी अब उनके पास तो पुराना टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि भारत में भी देखिएगा अभी कोयला आधारित ही बिजली संयंत्र है, परमाणु ऊर्जा आधारित बहुत कम संयंत्र बन रहे हैं। तो पुराने टेक्नोलॉजी के आधार पर ही जो विकासशील राष्ट्र है या फिर अविकसित राष्ट्र है, वो अपना ऊर्जा को उपयोग करते हैं। तो इसमें प्रदूषण बहुत ही हद तक फैलता है। वही अगर जो विकसित राष्ट्र है, वो अपने टेक्नोलॉजी के तहत, परमाणु ऊर्जा हो या सौर टेक्नोलॉजी के तहत अपना ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, वो कार्बन को उत्सर्जन अब कम करने लगे, पहले नहीं। पहले सबसे ज़्यादा वही लोग जो है सो कार्बन उत्सर्जन किए हैं, जो विकासशील राष्ट्र, विकसित राष्ट्र हैं। और विकासशील राष्ट्र को बोल रहे हैं कि आप लोग कम ऊर्जा कम जो है सो प्रदूषण फैलाई। तो ऐसा थोड़ी नहीं होता। इसको लेके एक्चुअली COP में निर्णय लिया जाता है कि जो भी विकसित राष्ट्र हैं, वो विकासशील राष्ट्र को अपना टेक्नोलॉजी प्रदान करें। ये भारत सरकार की भी मांग रहती है कि जो भी विकसित राष्ट्र है, विकासशील राष्ट्र को टेक्नोलॉजी प्रदान करे, जिससे कि जो है सो प्रदूषण फैलाने में कम हो, नवीकरणीय ऊर्जा पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित हो। लेकिन विकसित राष्ट्र टेक्नोलॉजी भी देने में मदद नहीं कर पा रहे, वो बोल रहे कि ये भी संभव नहीं। तो अभी ये उतना आसान नहीं है इस मामले को ध्यान में रखना। तो इसका सेंस हो जाएगा विकासशील देशों को जलवायु वित्त प्रदान करना। तो विकसित राष्ट्र चाहती है कि विकासशील राष्ट्र को जलवायु वित्त प्रदान करें, ताकि अपने क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। नेक्स्ट, शेख हसीना के पद से हटने के बाद बांग्लादेश संकट में शामिल हैं। देखिए, आपको पता होगा कि शेख हसीना को ज़बरदस्ती अपने तख्ता से हटा दिया गया, और वहाँ पे एक कार्यकारी जो कि पता नहीं क्या है, वहाँ पे बोला जाता है वो सलाहकार हैं, मोहम्मद यूनिस अभी आ चुके हैं। तो हम लोग देख लेते हैं आखिर कहना क्या चाहता है। धार्मिक और जातीय हिंसा में वृद्धि, बिल्कुल सही बात है। अंतरिम सरकार के तहत लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती, एकदम नहीं। विदेशी निवेशों के चलते तेजी में आर्थिक सुधार तो है ही नहीं हुआ।
सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण एकदम भी नहीं। इसका सही उत्तर है धार्मिक और राजनीतिक हिंसा में वृद्धि। मोहम्मद यूनिस जो अभी आए हैं अभी देखिएगा कि काफ़ी जो है सो अहिंसा हो रहा है वहाँ पे, काफ़ी हिंसा सॉरी अहिंसा नहीं हिंसा हो रहा है वहाँ पे। देखिए हिंदू जो माइनॉरिटी में है उस पर काफ़ी अत्याचार किया जा रहा है। इस पे लेके जो है सो भारत सरकार ने भी आवाज़ उठाई। अभी ट्रंप आए हैं तो उन्होंने भी आवाज़ उठा रही है। तो इस पे अभी इसका सही आंसर जो ऑप्शन है धार्मिक और जातीय हिंसा में वृद्धि। नेक्स्ट, भारत के लिए ITMO अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तांतरित न्यूनीकरण परिणाम लंदन को लेकर प्रमुख चिंता क्या है? ITMO भारत की आर्थिक वृद्धि को बाधित कर सकता है? एकदम नहीं। ITMO भारत को क्यों बाधित करेगा? विकसित राष्ट्र अपने कार्बन न्यूनीकरण के बोझ को भारत पर स्थानांतरित कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ITMO भारत के कार्बन व्यापार प्रतिबंध लगा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ITMO भारत को पूरी तरह से जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर होने के लिए मजबूर कर सकता है? एकदम नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, विकसित राष्ट्र अपने कार्बन न्यूनीकरण के बोझ को भारत पर स्थानांतरित कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारत में वन अग्रिम रोकथाम और प्रबंधन योजना का उद्देश्य क्या है? नई वन अग्नि प्रतिरोधी वृक्ष प्रजातियों का विकास करना, राज्य सरकारों की वन अग्नि प्रबंधन क्षमता को मजबूत करना। बिल्कुल सही बात है। जंगलों के पास रहने वाले समुदाय को पुनर्विकसित करना, ऐसा नहीं है। नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य सरकारों की वन अग्नि प्रबंधन क्षमता को मजबूत करना है। नेक्स्ट, भारत के नागरिक परमाणु क्षति उत्तरदायित्व अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य क्या है? ये देख लेते हैं कि क्या उद्देश्य रहा जिसको लेके क्वेश्चन आया सुर्खियों में। परमाणु दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायित्व सीमा बढ़ाना? एकदम नहीं। भारत के परमाणु उत्तरदायित्व कानून को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना। बिल्कुल सही बात है। भारत सरकार अब परमाणु को लेके वैश्विक कानून बनाने जा रहे हैं जिससे परमाणु का तरीके से उपयोग हो सके, सही तरीके से उपयोग हो। इससे पहले भी सही तरीके से उपयोग हो रहा था। कहने का मतलब है कि बृहद रूप से और भी अच्छे तरीके से उपयोग हो। जैसे कि हाल ही में आपने देखा कि ट्रंप के आने से जो बाइडेन अपनी सरकार इस्तीफा देने से पहले उन्होंने परमाणु को लेकर भारत पे कई सैंक्शन हटा दिए थे। तो इसको लेकर भारत सरकार भी कानून बना रही है। नेक्स्ट, भारत का AI नियमन दृष्टिकोण किस पर केंद्रित है? नवाचार को बढ़ावा देने के लिए AI एक अधिकार को प्रोत्साहित करना? एकदम नहीं। समान पहुंच के लिए ओपन सोर्स AI सिस्टम बनाना, AI विकास के केवल सरकारी संस्थानों तक सीमित करना, AI अनुप्रयोगों केवल रक्षा और सुरक्षा तक सीमित करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समान पहुंच के लिए ओपन सोर्स AI सिस्टम बनाना। नेक्स्ट, USAID फंडिंग पर अमेरिका द्वारा लगाए गए विराम का प्रभाव किस पर पड़ेगा? देखिए ये USAID की बात कर रहा हूँ, यानी अमेरिका जो है सो वित्तीय सहायता प्रदान करते रहती है उस देशों को जिस देश में ज़्यादा ज़रूरत होता है और वो देश को संचालन करने में दिक्कत होता हो। तो अमेरिका सरकार उस देश को फंडिंग करते हैं जिससे अपना सरकार को चलाने में आसानी हो। तो हम लोग देख लेते हैं आखिर क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है। केवल सैन्य सहायता कार्यक्रमों पर? बिल्कुल भी नहीं। सैन्य सहायता के लिए तो USAID देता ही नहीं है, वह देता है सरकार को सही तरीके से चलाने के लिए। 100 से अधिक देशों में विकसित परियोजनाओं पर? सही बात है। केवल अमेरिका के सहयोग देशों की दी जाने वाली विदेशी सहायता? बिल्कुल भी नहीं। अंतरिक्ष अनुसंधान से ऊपर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 100 से अधिक देशों में विकास परियोजनाओं पर। देखिए USAID जो है अभी अमेरिका सरकार ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को जो USAID दिया करता था उस पर ट्रंप ने रोक लगा दी है। आप सोच रहे हैं रोक क्यों लगा? वो इसलिए क्योंकि उसे लगा कि ये इस जो एड जो हम लोग दे रहे हैं वो गलत जगह पे दे रहे हैं, मतलब गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। वो आतंकवादी को बढ़ाने में दिया जा रहा है या फिर जो भी अवैध तरीका है उस तरीका का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसलिए अमेरिकी सरकार ने जो भी USAID था जो भी देश को देते रहता था उस पर अभी फिलहाल रोक लगा दिया है।
हाँ, उसे लग जाएगा ट्रम्प सरकार को कि ये अब सही जगह पे अब जाएगा, तब उस ऐड को जारी रखेगा, लेकिन फिलहाल उन्होंने रोक लगा दिया है, इसलिए अभी ये सुर्खियों में आ गया है। तो चलिए आज का क्वेश्चन इतना ही था। हम लोग फिर आगे तरीके से और कंटिन्यू करते रहेंगे। आज थोड़ा सा पीपीटी में दिक्कत था, तो हम लोगों ने पेन से ही लेके काम चलाया था। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं क्लास अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। नमस्कार।